हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे स्टेनो एंड जीके में। तो आज हम बायोलॉजी का सेल चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जेन्युइन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है और लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बनेगा भी नहीं। और मैं जो बोलूँगा उस पर भी कुछ कुछ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें लिखी हों, ऐसे मैक्सिमम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश सेल से चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि जीवन की किसी भी अगर सबसे छोटी इकाई देखें, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई देखें जिसमें कि जीवन की क्रियाएं होती हैं, वो जिंदा है, तो वो एक सेल होता है, एक कोशिका। यही कोशिकाएं कोशिका मिलती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू जब मिलते हैं तो बॉडी पार्ट बनते हैं, और बॉडी पार्ट बन के बॉडी बन जाती है। तो इस तरीके से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि टिश्यू जो होती है ईंट होती है, क्या बोलते हैं, कोशिका ईंट होती है। जिस तरह ईंट ईंट मिलकर दीवार बना देती है और फिर दीवार मिलकर घर बना देते हैं, उसी तरीके से टिश्यू टिश्यू ये कोशिका जितने भी कोशिकाएं हैं सब एक मिलकर एक बॉडी पार्ट टिश्यू बनाती हैं। ठीक है। और टिश्यू मिलकर बॉडी पार्ट बना देते हैं, और बॉडी पार्ट एक पूरा बॉडी बना देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से तो हम सबसे छोटे वाले सेल से शुरू कर रहे हैं, कोशिका से। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, सबसे पहले अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। अब कोशिका जो शब्द आया है, किसी ने तो कोशिका को सबसे पहले खोजा होगा, बताया होगा कि देखो सबसे छोटा इकाई जो है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो वो सेल है शरीर की। किसने बताया था? तो ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बताया था। 1665, 1665 डेट याद रखेंगे क्योंकि डेट ही पूछेगा। ठीक है। एक कॉर्क में ढूंढा था, याद रखिएगा। किस में ढूंढा था? कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अब जब इन्होंने कोशिका को खोजा होगा तो कहीं तो बताया होगा ना कि मैंने, मतलब उसके बारे में जानकारी कहीं लिखी होगी, डिटेल दी होगी उसके बारे में। केवल कह देने से तो नहीं होगा कि मैंने कोशिका खोजी है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो याद रखना, पुस्तक का नाम तो आसान है क्योंकि सेल खुद बहुत सबसे छोटा यूनिट है, एकदम आँख से दिखाई भी नहीं देता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटा यूनिट जो जिंदा हो, जिसमें जीवन की क्रियाएं होती हैं, वो सेल होता है। लेकिन इन्होंने सेल को खोजा था, लेकिन कैसा सेल था वो? मृत था। और मृत सेल को क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। मृत सेल को क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, फिर जब इन्होंने मृत की खोज की तो जीवित की किसने खोज की? तो जीवित का खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, हुक ने मृत खोजा, हॉक हुक जो था मृत, हॉक जो था जिंदा। हुक वाला 1665 पहले खोज लिया था। पहले खोजा तो मरा हुआ खोजा, मरे हुए को ढूंढने में ज़्यादा आसानी, पहले ही मिल गया। लेकिन जिंदे को खोजने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये मिला था 1674 ईस्वी में। 1674, 1674। ठीक है। 74 मतलब 74, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, CBSE। 74, 75, 69 में अंतरे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। तो आप समझिए 74 मतलब 74, 1674। इसलिए जिसने जिंदा खोजा था उसी को बोल दिया गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, पूरा नाम हो गया है। केवल ल्यूमेनहॉक आप याद रख सकते हैं। ठीक है। मतलब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो गया? ल्यूमेनहॉक। चलिए, अब यहाँ तक तो कोशिका के बारे में हम जान गए कि कोशिका की स्टडी, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक ने खोजा, कॉर्क में खोजा, 1665 ईस्वी में खोजा। मृत कोशिका खोजा, मृत को नेफ्रोसिस कहते हैं। अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसकी जानकारी दी। फिर दूसरा आया 1674 में, वांटनी ल्यूमेनहॉक। ठीक है। ल्यूमेनहॉक ने क्या किया? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसको कहा गया। अब सिद्धांत एक पूछ देता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। यानी कि हमारे पास साइंटिस्ट 3 हो गए, रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक और स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। अब कोशिका छोटी है, ठीक है, लेकिन छोटी में भी सबसे छोटी कौन?
और सबसे बड़ी कौन, ठीक है, और सबसे लंबी कौन, तीनों याद रखना है। तो सबसे छोटी अगर बात करें तो सबसे छोटी जो कोशिका है उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी का अगर बात करें तो तंत्रिका तंत्र, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ह्यूमन बॉडी का वो सबसे लंबा होता है, ठीक है। जो नहीं ह्यूमन बॉडी का मतलब किसी में भी तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा है, शरीर का जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो सबसे लंबी कोशिका है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कोई विभाजन नहीं होता। अभी विभाजन क्या होता है आगे हम जब सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, एक इसी का हिस्सा है, तो पता चलेगा कि विभाजन क्या होता है। बस अभी आप याद रखिए कि तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर तंत्रिका तंत्र एक का कोई सेल खराब हो जाए तो वो जल्दी फिर नया नहीं बन पाता है, वही विभाजन बोलते हैं, ठीक है। तो नहीं होता, इसलिए सर को बचाया जाता है हमेशा चोट लगने से, क्योंकि उसमें अगर चोट लग गया तो फिर वो रिपेयर नहीं हो पाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ तक हो गया। अब मानव शरीर की अगर हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, अंडाणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जो कि पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कोशिका का जो बेसिक जानकारी चाहिए थी कोशिका के बारे में वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये सब है पूरा। तो इसको एक बार सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और पॉसिबल हो तो नोट्स बनाइए। अब हम कोशिका अंग के बारे में बात करेंगे। कोशिका अंग क्या होते हैं? तो देखिए, कोशिका तो एक हो गई है, ठीक है। हमने कहा कि जीवन, ये जो जीवन की सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर जो जिंदा हो, ठीक है, वही सेल है। तो क्या सेल अकेले जिंदा रहेगा? इसका अपना ब्रेन होगा, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक, ये दिमाग है। इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं, बॉडी पार्ट, अगर कोशिका बॉडी है तो इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट है जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये क्या बोलते हैं राइबोसोम हो गया, ठीक है। ये सब बॉडी पार्ट हैं। वैक्यूल्स हो गया, सबके बारे में हम हल्का हल्का पढ़ते हैं। ह्यूमन में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, आगे देखेंगे हम, लेकिन वो भी कोशिका अंग है। तो एक एक करके इन कोशिका अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कोशिका अंग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया या आधा ही लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। सबसे पहले तो ये देखिए, अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, ठीक है। माइट्रो अल्ट ऐसे राइमिंग कर लीजिए, माइट्रो अल्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। यहाँ पे ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है देखेंगे अभी तुरंत। यहाँ पे क्रेब चक्र चलता है। तो देखिए, क्रेब चक्र चलता है, एक क्रेब साइकिल चलता है यहाँ पे, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। यही क्रेब चक्र चलता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। अब ऐसे बहुत सारे करोड़ों जो सेल हैं हमारे शरीर में लगे हुए हैं, और वो सब में क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया चला रहा है, ऊर्जा दे रहा है। उसी ऊर्जा की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसी ऊर्जा की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेब चक्र चलता है। ऑक्सी श्वसन होता है, यानी हम जो हवा सांस लेते हैं, ठीक है, वो हवा पहले जाती है फेफड़े में। फेफड़े में एक हिस्सा होता है एल्वियोली, अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। वहाँ वो क्या करता है? फिल्टर करता है, हवा में से ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी सारी हवाओं को फिर वापस जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर भेज देता है। वहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड अपने साथ लेके जाता है। ब्लड में भी कौन? हीमोग्लोबिन अपने साथ लेके जाता है और उसको पहुंचाता है कहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक। और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ही क्रेब चक्र चलाता है। उसी को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में सांस लेना। तो अगर आपसे पूछ दे कि कोशिका का श्वसन अंग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। क्रेब चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है? ऑक्सी या अनॉक्सी? अनॉक्सी मतलब भैया बिना ऑक्सीजन के, तो ऑक्सी श्वसन चलता है। ऑक्सीजन की जरूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे जो ऊर्जा बनता है, क्रेब चक्र चलने से जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में बनता है, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है, ठीक है। तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कि ऊर्जा के लिए ही है। अब यहाँ पे इतना पढ़ने से हमको ये तो समझ में आ गया कि ये जनरेटर है शरीर का, कोशिका का जनरेटर है, ऊर्जा बनाएगा। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। जैसे कि इस तरह का अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके अंदर का जो लेयर होता है बॉडी का
उसे क्रिस्टी कहते हैं। पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, कि क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी बोलते हैं। इनर लेयर को या फिर आंतरिक परत बोलेगा। चलिए, यहाँ पे एटीपी के रूप में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे कुल 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, हालांकि बनती 34 एटीपी है, ठीक है। 4 एटीपी अलग से इसको मिल जाता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, तो वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ ऊर्जा कितना मिलता है। बस इसमें आप इतना ही याद रखिए कि ऑक्सीश्वसन होता है, पावर हाउस कहते हैं, अल्टमैन ने खोजा था, क्रेब चक्र चलता है, ठीक है। एटीपी में ऊर्जा का निर्माण होता है 38 एटीपी, ठीक है। आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैं टीचर नहीं हूँ, मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो पढ़े हैं, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दो दोस्तों को अपने बताए थे, मैंने ऑफलाइन क्लास भी चलाया था, तो जो स्टूडेंट्स थे, जो दोस्त थे, उन्हें काफ़ी पसंद आया। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए, सबको बता दो, हो सकता है समझ में आ जाए। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर तरह से, जो भी हर टीचर से, हर नोट्स से कोशिश की है कि जितने भी मटेरियल हैं वो जुटा लूँ, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आपका बॉडी पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? तो देखिए, हमारा जो शरीर है, ये कैसे, ठीक है, ये हमारा जो शरीर है ये खड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें हड्डी है, स्कल बोलते हैं उसको, कंकाल है, उसी के वजह से हमारा शरीर खड़ा है। अगर स्कल नहीं होता तो ये केवल मांस होता है और पता चलता कि रोड पे रेंग रहे हैं, ठीक ना। तो वही जो हड्डी का काम हमारे शरीर में जो स्कल करता है, वही कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये कोशिका को आंतरिक सहायता देता है, अंदर से मजबूत रखता है कोशिका को। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का आंतरिक कंकाल इसको कहते हैं। अभी हम बताएं जो चीज़ वही है, इसीलिए इसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ देगा कोशिका का आंतरिक कंकाल, तो कौन हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछ देगा कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऊपर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ, इनमें क्या डिफरेंस है भाई? ठीक है, स्मूथ और रफ में, तो देखिए इस तरीके का फिगर होता है, ऐसे करके, इस तरीके से करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इस पे छोटे छोटे दाने बने होते हैं। तो ये जो जिस साइड में दाने बने होते हैं, ठीक है, जिस साइड में दाने बने होते हैं उसे रफ बोलते हैं। आसान है। ये जो छोटे छोटे दाने हैं यही राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ठीक है। और जहाँ स्मूथ है, जहाँ चिकना है, कोई राइबोसोम नहीं है, उसे स्मूथ कहते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि दो तरह के आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ और एक स्मूथ। रफ वाले पे क्या मिलता है? राइबोसोम मिलता है, क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। स्मूथ वाले पे क्या मिलता है? तो चिकना है तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये सेल का फिगर मैंने आपके लिए लगाया है। तो अभी हम ये जितने भी, ये पूरा सेल है, और जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? सेल के अंग हैं, ठीक है। कोशिका के अंग हैं, सेल के क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी अंग समझिए, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा? देखिए यहाँ पे ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए छोटे छोटे दाने हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये छोटे छोटे दाने जो हैं वो रफ वाला है यहाँ पे, और इसी साइड देखिए यहाँ पे कोई दाना नहीं है, तो ये स्मूथ वाला है, ठीक है। स्मूथ हो गया, रफ हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये देखिए ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, जबकि हम कोशिका का बात किए क्या कि आँख से दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा होता है, और यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा है। तो सबसे बड़ा कोशिका यही है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कोई ज़रूरी नहीं है, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सेल को क्या बोलते हैं? आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं? इनर लेयर को क्रिस्टी, ठीक है। इसका अपना राइबोसोम होता है,
ठीक है, बाद में इसको जानेंगे, क्योंकि इसको लगातार राइबोसोम क्या बनाता है, अभी हम पढ़े कि प्रोटीन बनाता है, बताया है मैंने, ठीक है। तो होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यूअसली काम करना होता है ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये उसको ऊर्जा बनाना है तो इसको भी तो प्रोटीन चाहिए, तो सेल का अपना प्रोटीन तो राइबोसोम जो है मेन वाला वो तो देगा ही, ये अपने तरफ से भी एक आदमी रखता है, मतलब एक राइबोसोम अपना पर्सनल रखता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, हमको ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, उनका काम अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें एक अपना अलग से रखना पड़ता है असिस्टेंट, वो उनकी मदद करता है, वो उन्हें पेड करते हैं। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना एक अलग से राइबोसोम रखता है, ठीक है। इसमें डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका के किस किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और न्यूक्लियस में भी होता है, उसको भी पढ़ेंगे, अभी न्यूक्लियस बाकी है, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है जो भी था, और इसे पावर हाउस कहते हैं, एटीपी में ऊर्जा बनता है, अल्टमैन ने ढूंढा है। चलिए नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे दाने हैं यही क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। और जहाँ पे दाने नहीं पाए जाते हैं वो स्मूथ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ वाला। तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत नॉर्मल पूछेगा कि किस प्रकार किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मतलब कि राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ पे, रफ पे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रफ वाले पे पाया जाता है तभी तो वो रफ है। चलिए अब राइबोसोम देख लेते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंग है, एक तो खुद सेल छोटा, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा, और उसके ऊपर छोटा छोटा दाना में बना हुआ है राइबोसोम। तो सबसे छोटा कोशिका अंग यही होता है राइबोसोम, ठीक है। क्या काम करता है, तो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री अगर आपसे पूछ देगा तो राइबोसोम, ठीक है। अब ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं प्रोटीन, ठीक है। एक 70S और एक 80S, ठीक है। 80S 70S, ठीक है। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा 70S 80S कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि A T और S 80S, ऐसे नहीं, ये वाला 80 वाला 80S 70S। तो देखिए ये दोनों तरह के हमारे जो चारों तरफ एनिमल है, मतलब कि जिनमें जो जीवित हैं वो किस तरह के होते हैं, तो या तो वो बड़े हुए एनिमल प्लांट हैं जो आंखों से ऐसे दिखाई देते हैं आंखों से अच्छे से, या फिर दूसरे भी हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऊर्जा उनमें भी तो है, वो भी जिंदा है, उन्हें भी ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उनमें भी राइबोसोम होता है और हम में भी राइबोसोम होता है, एनिमल में भी। इनमें जो राइबोसोम होता है 70S होता है क्योंकि इनको ज़्यादा पावर का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम में जो होता है वो 80S होता है क्योंकि हमें पावर का ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस आपको इसी तरीके से याद रखना है। ये वाले जो होते हैं एनिमल, इन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, यूकैरियोटिक। और ये वाले जो होते हैं वायरस वाले, ये प्रोकैरियोटिक, वायरस बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यू कैसे याद रखिएगा, यू यानी तुम क्या हो, एनिमल हो, जानवर हो, ठीक है। वो वाला जानवर नहीं, एनिमल बायोलॉजी में एनिमल हो, तो तुम में 80S पाया गया। तो जब भी अगर पूछे कि किस प्रकार के सेल में 80S पाया जाता है, तो यू वाले में यानी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में 70S। वही चीज़ सेम लिखा हुआ है यहाँ पर भी, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो जो 70S वाला है वो हल्का होता है, 80S वाला भारी होता है, कोई विशेष इसमें नहीं है। एस का मतलब क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन को इफिशियंट, कोई ज़रूरी नहीं है जानना इसका क्या मतलब होता है, उतना लिखना थोड़ी है। चलिए अब नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की, कैमिलियो गोल्जी, आसान है एकदम। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी। पदार्थों का परिवहन करता है, यानी ये पदार्थ को ढोने का काम करता है। ये है यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये यहाँ पे बॉडी पार्ट हो गया। अब यहाँ से किसी चीज़ को यहाँ तक पहुँचाना है तो वो कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। सेल का पोस्ट ऑफिस कौन है, गोल्जी बॉडी है। ये लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सेल का पोस्ट ऑफिस कौन है, गोल्जी बॉडी है। यातायात में सहायता करता है कौन सा, गोल्जी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रोसोम, एक इम्पोर्टेंट सेंट्रोसोम, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि सेंट्रोसोम है, ये सेल डिवीजन करता है। अब सेल डिवीजन क्या होता है, तो देखिए एक सेल है, ठीक है।
अब अगर कहीं पे कोई आपको एक मुक्का चेहरे पे मार दे तो वहाँ के बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं, काला हो जाता है, मर जाते हैं सेल। तो उस सेल को रिप्लेस कौन करेगा? तो नए सेल बनते हैं। नए सेल कैसे बनते हैं? तो एक सेल होता है, धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होते जाता है, ठीक है। एक टाइम आके ये इस टाइप का आकार में हो जाता है, फिर एक दिन यहाँ से कट जाएगा, इसका अपना हो जाएगा, एक अपना हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला था इसे मदर सेल कहते हैं, और जो लास्ट में टूट के 2 सेल में बढ़ जाता है इसे डॉटर सेल कहते हैं। तो मदर सेल, डॉटर सेल, एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल में बदल जाता है, ठीक है। तो यही टूटने की क्रिया को ही विभाजन कहते हैं। इसमें मेन जो मुख्य भूमिका निभाता है वो सेंट्रोसोम निभाता है, ठीक है। यानी सेल डिवीजन में मदद कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है कि मान लीजिए सेल में न्यूक्लियस है, तो इनके सभी जो बॉडी पार्ट है वो बराबर बराबर एक दो सेल में बट जाएं, ये सब किसका जिम्मेदारी है? सेंट्रोसोम का जिम्मेदारी है। ये कैसे बराबर बराबर कर देता है? तो एक स्प्रिंटर फाइबर का निर्माण करता है, जो कि रेशा होता है, ठीक है। वही रेशा क्या करता है? सेल को बांध देता है, धीरे धीरे बांध के दबाते जाएगा और फिर लास्ट में काट के अलग कर देगा, ठीक है। स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण कहाँ होता है? तो सेंट्रोसोम में होता है। ऐसे याद रखिए, कोशिका विभाजन में कौन सहायता करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। ऐसे याद रखिए ना कि विभाजन करना है, बांटना है तो सेंटर से बांटेंगे, एकदम आधा आधा, सेंटर से सेंट्रोसोम बांटेंगे, सेंटर से बांटेंगे। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, ब्रेन में पाई जाती है, उसमें सेंट्रोसोम ही नहीं होता है, इसीलिए वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। यानी अगर दिमाग का सेल गया तो फिर नया सेल बन ही नहीं पाएगा, आप भी गए, ठीक है। इसीलिए पूरा शरीर में बाइक चलाइए तो कुछ पहनिए चाहे मत पहनिए, हेलमेट पहनिए, सर को बचाना ज़रूरी है, बाकी सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन सर जो है वो नहीं रिकवर नहीं कर पाएगा खुद को, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेल बांटता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में। तो क्या प्लांट में सेल डिवीजन नहीं होता है? प्लांट में भी होता है भाई। सेल डिवीजन नहीं होगा तो बढ़ेगा कैसे? तो प्लांट में भी सेल डिवीजन होता है, बस वहाँ पे नाम बदल गया। यहाँ पे सेंट्रोसोम करता है, वहाँ पे सेल प्लेट करता है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन कौन करता है? सेल प्लेट करता है। इसकी खोज किसने की थी? बोबेरी। तो ऐसे याद रखिए कि बार बार बांट दे रहा है, बार बार बांटने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो बोबेरी, बार बार, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। सभी कोशिका अंग को ही आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम, जैसे कि आप मूवी देखे होंगे, जैसे कि मैंने मूवी देखी थी जॉन विक, अच्छी मूवी है। तो उस मूवी में क्या होता है कि आप बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, अंडरवर्ल्ड टाइप का उसमें दिखाया गया है। विलेन होते हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं, मारने के बाद एक स्पेशल पर्सन को फ़ोन करते हैं, वो आता है, पैसे लेता है और पूरा बॉडी को वहाँ से हटा के लेके चला जाता है। जो भी मरा है साफ़ सफाई एकदम, जितना खून को जो भी गिरा हो टूटा फूटा सब साफ़ करके सेट करके अच्छे से चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो साफ़ सफाई करने वाला था, नहीं कहता है कि बॉडी को ठिकाने लगा दो, तो बॉडी को ठिकाने लगाने का काम लाइसोसोम करता है, ठीक है। या फिर मारने का काम भी लाइसोसोम ही करता है। अगर ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ है गोल्जी बॉडी मान लेते हैं, और यहाँ पे है लाइसोसोम, और यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को किस चीज़ का जरूरत है? गोल्डी बॉडी ला ही नहीं रहा है, कहा हम नहीं लाएंगे, तो न्यूक्लियस जो है वो लाइसोसोम को ऑर्डर देगा कि गोल्जी बॉडी को ठिकाने लगाओ। लाइसोसोम यहाँ से जाएगा गोल्जी बॉडी पे, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसको छीटेगा हल्का सा, बस ये गोल्जी बॉडी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कोशिका को खाकर पचा जाता है कौन? कोशिकांग को, लाइसोसोम। खा के पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम, ठीक है। और फिर ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरा सेल ही अच्छा से, अगर न्यूक्लियस ही अच्छा से ना काम करे, यानी कि पूरा सेल गया, अब न्यूक्लियस ही, जब ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है तो अब बॉडी पार्ट रह के क्या करेंगे? कोई काम का नहीं है। तो लाइसोसोम ऑटोमेटिक क्या करता है कि ब्लास्ट हो जाता है, जानता है कि अब मेरा काम खत्म है, तो ये ब्लास्ट हो जाता है और पूरे सेल को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। पूरे सेल को ही ब्लास्ट होकर ख़त्म कर देता है। तो अगर पाचन का काम कौन करता है? जैसे हम बोले खा के पचा लेता है, लाइसोसोम। इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, वही एक दूसरे पे छींट के उसको ख़त्म कर देता है। आत्महत्या की थैली कहते हैं, जब न्यूक्लियस अच्छा से नहीं काम करता है तो खुद ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे एटम बॉम्ब भी कहते हैं। कोई अंग काम ना करे तो उसे नष्ट कर देता है, जैसे कि अभी मैंने बताया
आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बन गया कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पुल्स में क्या नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अच्छा, लेकिन आरबीसी का भी जीवन काल होता है। अगर आरबीसी मरेगा तो फिर उसको ठिकाने कौन लगाएगा जब लाइसोसोम है ही नहीं। तो आरबीसी मरने के बाद चला जाता है कहाँ पे, स्प्लीन में। स्प्लीन जिसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं, प्लीहा में जाके और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। चलिए यहाँ पे अब फिर देख लेते हैं हम। देखिए यह है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है और ये पूरा कोशिका है, इसमें सेंट्रोसोम यहाँ है। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी सेल ही है, डिवीजन हो रहा है, ये बंट रहा है अलग इससे। और ये जो लिक्विड इसमें तैर रहा है इसको ध्यान में रखिएगा, लिक्विड के अंदर ही सारे सेल बॉडी पार्ट होते हैं। देखिए सेल के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो सब लिक्विड में ही होते हैं। सेल में लिक्विड होगा और लिक्विड में ही बॉडी पार्ट होंगे, वो लिक्विड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी सेल में यहाँ पे है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। सेंट्रोसोम क्या करता है, द फंक्शन इज टू मेंटेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम, बराबर बराबर भागों में बांटने का काम कौन करता है, क्रोमोजोम्स को या बॉडी पार्ट को सेंट्रोसोम करता है सेल डिवीजन के दौरान। देखिए आरबीसी हम लोग देख रहे थे कि आरबीसी मरने के बाद कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, जिसे प्लिया या तिल्ली कहते हैं, इसलिए आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं स्प्लीन को। खोज किसने की थी, डी डुबे ने। डी डुबे किसका खोज, किसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे लास्ट में, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डुबे। डी डुबे, तो इसे याद रखिए ले डुबे। लाइसोसोम क्या करता है, ले डूबता है, सबको ब्लास्ट कर जाता है, ले डुबे, ठीक है। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ये क्या होता है भाई, तो ये है दिमाग, सेल का ब्रेन है, ये दिमाग है न्यूक्लियस। यही सारे बॉडी जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी जो भी हैं सबको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कैसे याद रखेंगे, तो किसी भी चीज़ का देखिए सेंटर में जो होता है बीज किसी फल का वो ब्राउन कलर का होता है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 21 कलर का होता है ब्राउन। अरे कहाँ गया ब्राउन, ठीक है। कि सेल के किसी भी फल उल खाइएगा जो बीज होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो सेंटर कोशिका का भी जो सेंटर है वो कैसा है, ब्राउन है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोशिका को नियंत्रित करता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटीन कितना प्रतिशत, 80%, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का भी काम खत्म। बस न्यूक्लियस में ज़्यादा कुछ है नहीं, दिमाग है बस, इतना याद रखिए, सेल का दिमाग। अब यहाँ पे वैक्यूल्स, कोशिका द्रव्य। वैक्यूल्स क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स रसधानी बोलते हैं, ये जल को स्टोर करता है। पानी स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। इसलिए प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो एनिमल में ये छोटा होता है, प्लांट में बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट में बहुत बड़ा होता है। चलिए अब कोशिका द्रव्य, ये क्या है, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य दो तरह के होते हैं। कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं केंद्रक द्रव्य को, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो ये देखिए तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। पहले तो तरल गाढ़ा पदार्थ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोशिका अंग यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 करके है, तो बीच में लिक्विड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिक्विड नहीं होगा तो ये सारे जो पार्ट हैं एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बीच में लिक्विड डाल दें, जैसे कि अगर हम बैग में बोतल वगैरह कुछ पैक करते हैं जो कि टकराने से टूटने का डर होता है, तो उसके बीच में क्या कर देते हैं, या तो कागज़, रुई या फिर कुछ भी लगा दिया जाता है, प्लास्टिक, ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं। तो उसी तरीके का ये जो भरा होता है लिक्विड चारों तरफ, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे, जीवन की भौतिक इकाई हेक्सले ने कहा था। हेक्सले ने कोशिका द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक तो ये पूछ देगा कि कोशिका द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई किसने कहा है, तो हेक्सले ने कहा है। या फिर ये पूछ देगा कि जीवन की भौतिक इकाई किस कोशिका अंग को बोलते हैं, तो कोशिका द्रव्य को बोलते हैं, ठीक है। 80% जल का बना होता है,
ठीक है। लिक्विड तो है ही, 80% जल का बना होता है। जीवन की सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। जाहिर सा बात है, एगो सेल है, इसी में जो बॉडी सेल जो पार्ट हैं इसके वो अपना काम कर रहे हैं और इस सारे में लिक्विड भरा हुआ है। तो जीवन की सभी क्रियाएं इसी में हो रहा है, कोशिका द्रव में ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव्य हो गया, सेल को सूखने से बचाता है, चाहे तो लिक्विड है तो सेल को सूखने से। केंद्रिका द्रव्य जो है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है, उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, और जो सेल में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए सेल वाल। सेल वाल क्या होता है? तो सेल वाल पहले तो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, केवल प्लांट में पाया जाता है। कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सेल वाल। ये सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, बस ऑनलाइनर टाइप याद रखिए। और पेड़ को सूखने से बचाता है। पेड़ इसी के वजह से चल फिर नहीं सकते हैं। पेड़ का जो बाहर वाला लेयर होता है वही से क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है, सेल वाल है। बाहर का जो लेयर है उसको उखाड़ने के बाद जो ऊपर से पेड़ का वो निकाला जाता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, छिलका टाइप बोल सकते हैं। हटाने पर जो चिकना होता है अंदर, तो वो बाहर वाला जो हटता है वही क्या है, कोशिका भित्ति है, सेल वाल है। जीवाणु भी एक क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो प्लांट है, एनिमल नहीं है, प्लांट से होता है बैक्टीरिया। तो इसका भी सेल वाल होगा। तो पूछ देता है कि जीवाणु का सेल वाल किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक भी प्लांट है, इसका भी सेल वाल किसका बना होता है, कवक का काइटिन। तो कवक का तो आसान है, कवक काइटिन। बैक्टीरिया को याद रखिए, बैक्टीरिया बोलता है कैसे, पेप पेप करके बोलता है, ऐसे याद रखिए कि अगर बैक्टीरिया बोलता होगा तो कैसे बोलता होगा, पेप पेप पेप। तो पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया के लिए। चलिए यहाँ पे आपका कोशिका भित्ति, सेल वाल भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यही लिक्विड क्या है, कोशिका द्रव्य है। अगर यही लिक्विड सेंटर में है तो केंद्रिका द्रव्य है। ये क्या है, तो ये बड़ा सही वैक्यूल्स है, जो कि एनिमल में बहुत छोटा होता है, प्लांट में बड़ा होता है। प्लांट का जो सेल होता है वो चौकोर होता है और जबकि एनिमल वाला गोल होता है, ठीक है। चलिए कोशिका झिल्ली, प्लास्टिड, ये सब जो आगे के जो बच रहे हैं इन्हें नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। आज इतना ही, क्योंकि अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया मेरा, यहाँ से अब निकलना होगा। सुबह में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आधे घंटे का कोशिश करूँगा कि 1 घंटे का भी वीडियो बन जाए। और इसको रिवीजन करना होगा तो आप 2x के स्पीड में रिवीजन कर लीजिएगा, ऐसे तो मैं खुद ही फास्ट बोलता हूँ जल्दी। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बढ़िया से और बिना जॉब के टेंशन के पढ़िए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ें या नहीं पढ़ें, उतना सोच के पढ़िएगा तो फिर तो हो गया। ये सोच के आपका काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ के एग्ज़ाम देना। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, रिजल्ट आ ही जाएगा। जब जिस दिन ये सोच के पढ़ना शुरू कीजिएगा कि रिजल्ट से मतलब नहीं है, बस मेरा काम है पढ़ लेते हैं, और सब पढ़िए। ये जो छांटने वाले होते हैं ना कि नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा एग्ज़ाम में, ये नहीं आता है, वैसे नहीं भाई, क्यों छोड़ें हम, सब पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, ठीक ना। तो सब चीज़ पढ़िए, वो छांटने वाला काम मत कीजिए कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, सब आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।